नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य की दुनिया में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ सांवले सपनों की याद, और जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। बच्चों, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है। मतलब कि लेखक ने सालिम अली को कृष्ण से जोड़कर याद किया है। लेखक कहते हैं कि यदि आज भी आप वृंदावन जाएं तो क्या आपको वहाँ यह एहसास होगा कि न जाने किस समय कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर हमारे कानों में पड़े, न जाने किस समय वृंदावन की संकरी गलियों से गोपियाँ निकलकर सामने आ जाएं। तो इन सब प्रश्नों का जवाब जानने से पूर्व लेखक क्या कहते हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो आइए अब चलते हैं सालिम अली की ओर कि उनके जीवन के विषय में जानने के लिए, जो बहुत ही कृशकाय थे, यानी कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष की हो गई थी, यानी कुछ ही समय शेष रहा था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो लेखक यह अनुमान लगाते हैं कि संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने, क्योंकि वो पक्षियों की खोज में बहुत दूर दूर तक जाते थे और बड़ा गूढ़ अध्ययन करते थे, तो इस अध्ययन की लंबी यात्रा में हो सकता है वे थक गए हों और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें घेर लिया हो और जो उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी उनका तो पूरा जीवन ही बच्चों पक्षियों को समर्पित था। तो लेखक कहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी उनकी आंखों से वह रोशनी कम नहीं हुई। मतलब पक्षियों को देखने की इच्छा, उनके विषय में जानने की इच्छा उनके बिल्कुल अंतिम समय में भी कम नहीं थी, वो वैसे ही बरकरार थी। और जो पक्षियों को तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, हाँ, पक्षियों की हिफाजत करते थे, उनको जी जान से उनकी रक्षा करते थे, उनके विषय में जानते थे, और जो उनका लगाव था, उनका जीवन था, वह पूरी तरह से पक्षियों को ही समर्पित था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो मतलब वह आंखों पर सदैव दूरबीन लगाए रखते थे, क्योंकि पक्षियों की खोज में वे हर समय रहते थे। और उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। लेखक क्या कहते हैं कि ये भी उन्होंने कहा है कि हर समय उनकी आंखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी, लेकिन कभी कभी एकांत क्षणों में जब वो अकेले होते थे तो उनकी आंखों पर दूरबीन नहीं होती थी, वो दूरबीन हटा देते थे। और उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेखक की दृष्टि में सालिम अली सबसे बड़े बर्ड वॉचर हैं। बर्ड वॉचर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बर्ड कहते हैं पक्षी को और वॉचर कहते हैं निरीक्षण करने वाला, यानी बारीकी से बड़ा सूक्ष्म अध्ययन करते थे सालिम अली पक्षियों पर। उनके विषय में जानना, उनकी खोज करना, उनको देखना, उनके लिए दूर दूर तक जाना, यही जैसे उनके जीवन का उद्देश्य था। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी पूरे मन और लगन से वो इस तरह से समर्पित थे पक्षियों को कि उनकी खोज में जब वे जाते तो दूर क्षितिज तक, क्षितिज आप जानते हैं ना, कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्षितिज कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ तक जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती वो पक्षियों को देखते थे, उनसे जुड़े रहते थे, उनके विषय में अध्ययन करते थे। और सालिम अली उन लोगों में थे
जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मतलब ये कि सालिम अली ऐसे व्यक्तियों में से थे कि जो प्रकृति प्रेमी हैं। मतलब पक्षी प्रेमी तो सालिम अली थे ही, वो प्रकृति प्रेमी भी थे। तो बजाय वो प्रकृति के प्रभाव में स्वयं आए, प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। लाने का जुनून उन्हें था। प्रकृति से जुड़े रहते थे वो, और बहुत प्रकृति को प्रकृति की ही नज़र से वो देखते थे। क्योंकि यदि मनुष्य की नज़र से देखेंगे तो मनुष्य तो बच्चा स्वार्थी होता है, उसमें स्वार्थ निश्चित रूप से आएगा। तो लेखक निस्वार्थ भाव से प्रकृति का भी निरीक्षण करते थे। और उनकी दृष्टि में प्रकृति का रूप कैसा था? उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने उनकी काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तो बच्चों देखो, उनके लिए प्रकृति का रूप कैसा था? बहुत ही सुंदर था। स्वयं प्रसन्न रहते थे, प्रकृति को प्रसन्न होकर देखते थे, तो प्रकृति भी उन्हें हंसती खेलती नजर आती थी, और एक रहस्य भी प्रकृति के अंदर छिपा हुआ उन्हें दिखाई देता था। यह दुनिया और ये जो प्रकृति के प्रति लगाव, पक्षियों के प्रति लगाव, जो उनका जीवन भर उनके साथ रहा, यहाँ तक अंतिम समय में भी उनकी यह इच्छा तनिक भी कम नहीं हुई। तो उनके इस कार्य में उनका साथ दिया उनकी पत्नी तहमीना ने। तहमीना जो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी, उनके साथ ही पढ़ती थी। वे अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो बच्चों, मैंने बताया ना, पक्षी प्रेमी तो सालिम अली थे ही, वो पर्यावरण प्रेमी भी थे। तभी तो अपने जीवन में इतने रोमांचकारी, अपने जीवन में इतने सारे अनुभवों के मालिक, जिन्होंने इतने अनुभव ग्रहण किए थे, ऐसे वो सालिम अली एक बार केरल की साइलेंट वैली को लेकर, यानी उसके लिए वो बड़े चिंतित थे। क्योंकि रेगिस्तान में आपने देखा ना, रेगिस्तान का मतलब क्या है? बिल्कुल गर्म हवाएं, रेतीली रेत होता है वहाँ पर, और गर्म हवाएं चलती हैं, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, जो कि हर किसी के लिए नुकसानदायक है, और प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए तो ख़ास तौर से। तो उनको कैसे बचाया जाए वहाँ की गर्म हवाओं से, तूफ़ानी हवाओं से? इस प्रकार की अपील लेकर, ऐसा अनुरोध लेकर वे चौधरी चरण सिंह जी से मिले। और चौधरी चरण सिंह जी बच्चों उस समय के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और चौधरी साहब ऐसे नेता थे जो मिट्टी का असर जानते थे, यानी मिट्टी से जुड़े हुए थे, तो पर्यावरण के, प्रकृति के महत्व को अच्छे से वो समझते थे। इसीलिए पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। तो मतलब उन्होंने जो उनके सामने अनुरोध वो लेकर गए थे कि आप इनको किसी भी तरह से, इन गर्म हवाओं से साइलेंट वैली को बचा लें। अगर नहीं बचाया गया तो भविष्य में परिणाम क्या होगा, क्या संभावित खतरे हो सकते हैं कि वन्य जीवों का जो जीवन है वह खतरे में पड़ जाएगा, और वह खतरे में पड़ जाएगा तो पर्यावरण को भी सीधी सीधी हानि है, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उनके इस प्रकार से उदार विचार प्रकृति के प्रति सुनकर चौधरी जी की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों को नम कर दिया, मतलब वो भावुक हो गए। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब लेखक चिंतित है इस बात से, किस बात से? कि अब पक्षियों के प्रति इतना जागरूक, इतना सचेत और उनका इतना रक्षक कौन होगा? आज न तो सालिम अली हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि अब शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पक्षियों के लिए इतना समर्पित होगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था
फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के विषय में लिखें। बच्चों देखो, ये ना फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये इस घटना का जिक्र हमने शुरू में किया था ना, कि जब वो उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर नीचे गिर गई थी, तो उससे वो उस घटना ने उनके मन को इस कदर छुआ कि वो तब से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, उद्देश्य ही उनका बदल गया और वो पक्षी विशेषज्ञ बन गए, पक्षी प्रेमी बन गए। तो उसी को लेकर के उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उस पुस्तक का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा था। और तभी उनको याद आया कि D.H. लॉरेंस जो एक अंग्रेज़ी उपन्यासकार थे, उनकी उनको याद आ गई, क्योंकि वो भी बहुत महान और स्वाभाविक प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्हें याद आया कि D.H. लॉरेंस को मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के विषय में कुछ लिखे। तो जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात लोगों ने उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वे कृपया अपने पति के विषय में कुछ लिखें। अगर देखो, फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के विषय में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के विषय में ढेर सारी बातें जानती है। तो बच्चों, चाहती तो वो लिख सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनके जो पति थे उनका ज्ञान इतना अथाह है, इतना गहन है कि वह स्वयं को असमर्थ पा रही थी कि कैसे उनके विषय में लिखे। और उनसे ज़्यादा तो वो पक्षियों से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया है, वो शायद लॉरेंस के विषय में बहुत कुछ आपको बता सके, वो मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कहना कठिन है कि उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। तो लेखक कहते हैं कि सचमुच वो इतने खुले दिल के, खुले विचारों के और बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे कि भले ही वो उनसे बहुत अधिक जुड़े हों, लेकिन वो कहते हैं मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी मैं अपने मुख से जो मेरे साथ उनके संबंध थे और उनकी जो महानता थी, उनका बिल्कुल सादा जीवन था, उसके विषय में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो वो कहते हैं कि इसी से उनका पक्षी प्रेम साफ साफ झलकता है कि जब वो इस बात को कहते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे विषय में जानकारी तो उनके छत पर बैठी गौरैया रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक जटिल एक कठिन, टेढ़ी, यानी जो बहुत गहन अध्ययन करते हैं, गहनता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूरा तन मन लगन से किसी चीज़ के विषय में बहुत सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सालिम अली एक पहेली ही बने रहेंगे। बचपन के दिनों में आपको आरंभ में ही बताया था कि बचपन में एक बार जब वो छोटे थे तो उनको उनके मामा ने एक बार एयर गन दी थी और एयर गन लेकर वो खुश हो गए और बच्चे ही थे तो उन्होंने उस एयर गन से एक उनकी छत पर चिड़िया बैठी थी, गौरैया नीले कंठ वाली, उसका निशाना लगाया तो लगते ही वो घायल होकर नीचे गिर गई। और लेकिन उसको देखते ही उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उन्होंने तुरंत उसको लेकर के अपने घर में आए और उसकी देखभाल की और उसको
ठीक किया, लेकिन उस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि तुरंत ही वो उनका जीवन, उनका मन एकदम बदल गया और वो पक्षियों की ओर अग्रसर हो गए, पक्षियों से जुड़ गए, पक्षी प्रेमी बन गए। और वही घटना जो गौरैया घायल हुई थी, उनको जीवन भर जीवन के पक्षियों की खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। नए नए अनुभव उस घटना को लेकर ही वो प्राप्त करते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा, यानी बहुत ही आत्मविश्वासी थे। जितना ऊपर पहुंचते उतना ही उनका विश्वास बढ़ता जाता था और वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस लाइन को रेखांकित करिए और ध्यान से समझिएगा कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। बच्चों, नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, नेचुरल। कि जो लॉरेंस थे बहुत सीधा साधा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, खुली किताब थे वो, बिल्कुल कोई उनमें कृत्रिमता या दिखावटीपन नहीं था। और ऐसा ही जीवन जो है सालिम अली का था, तो उन्हीं का प्रतिरूप थे वो, उन्हीं के समान उनका भी जीवन बहुत सरल था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं। मतलब ये कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ध्यान दीजिएगा, इसको भी रेखांकित करिए बच्चों कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं बने, वो एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। कैसे कि देखिए, टापू जो होता है, टापू आप जानते हैं ना, सागर के बीच में जो थोड़ी सी ज़मीन होती है सूखी, उसको कहते हैं टापू। तो वो केवल टापू तक सीमित नहीं थे, अथाह सागर बने थे। मतलब जो उनका अध्ययन का विषय था, जो पक्षी विशेषज्ञ थे, वो केवल उन्होंने थोड़े से स्तर पर ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया, थोड़े स्तर पर ही अध्ययन नहीं किया, सूक्ष्मता से पक्षियों के विषय में बहुत ही गहराई से और सूक्ष्मता से अध्ययन किया, जो बिल्कुल सागर के समान अथाह था, जिसकी कोई थाह नहीं थी। तो उन्होंने पक्षियों के विषय में बहुत बारीकी से जाना। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील का मतलब घुमक्कड़, और यायावरी से, यायावरी भी कहते हैं घुमक्कड़ को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं यायावर, जाने वाले को। तो उनकी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की प्रवृत्ति थी, उससे जो लोग परिचित हैं, जो जानते थे, उन लोगों को महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और यह एक कटु सत्य है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो व्यक्ति कभी भी लौटकर नहीं आता। लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हैं, उनके विषय में बारीकी से जानते हैं, लेकिन उनको आज भी ये लगता है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में ही कहीं गए हैं और अवश्य आएंगे। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट कर आएंगे। तो उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि लगता ही नहीं कि आज भी सालिम अली चले गए हैं। उन्हें लगता है कि अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ जो पक्षियों की खोज में निकले हैं और उनके साथ अच्छे परिणामों के साथ वो पुनः लौट कर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक के मन में सवाल उठता है कि जब तक वो नहीं लौटते, सालिम अली अपनी दूरबीन के साथ जब तक वापस नहीं आते, तो क्या उन्हें गया हुआ मान लें या ये माने कि वो पक्षियों की खोज में ही गए हैं? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? देखो, सालिम अली से इतना लगाव लेखक को कि उनका मन मानने को तैयार ही नहीं कि सालिम अली चले गए। उनका मन से यह प्रश्न निकलता है कि सालिम अली क्या तुम लौटोगे? वास्तव में नहीं लौटेंगे, इस बात को लेखक भी बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और परहित के लिए कार्य करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी नहीं मरते। अपने अच्छे कामों के रूप में वो सदैव जीवित रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल बढ़ेंगे
अभ्यास कार्य की ओर कल चर्चा करेंगे इस पाठ के प्रश्नों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।